खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब तैयार मलिक साहब, मैं सईद काजी। नाज़रीन, राना शमीम साहब पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए जो 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई, आज की तफसीलात क्या है इससे भी हम बात करेंगे। जनवरी में वाकई कोई सियासी भूचाल आने वाला है या सिर्फ कालमों में और अखबारों में भूचाल आ रहा है? बर देखते हैं तारीख में क्या होने जा रहा है। कहा जा रहा है मिनी बजट का कल काबीना से मंजूर करा लिया जाएगा। इत्तेहादियों के क्या बजट पर कुछ, इस मिनी बजट पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मामला होगा? और नया चेयरमैन नैब के लिए बड़े माशाल्लाह अच्छे नाम सामने आ रहे हैं, इस पर भी भट्टी साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे। राना शमीम साहब वाला जो मामला था भट्टी साहब, इस जो उनके वकील हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, बड़े हमारे लेफ्ट के साहब ललीडर भी रहे हैं लतीफ़ आफरीदी साहब, तो वो कह रहे हैं ये कोई ऐसी बड़ी ख़ास सिलसिला नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब से बड़ा इस पर कुछ तशवीफ़ का, यानी उनके रिमार्क्स में तशवीश का इज़हार था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, राना शमीम साहब वाली जो साजिश है ना, बेनकाब हो चुकी है। मेरी इतला है कुछ लोग गिरफ्तार होंगे, कुछ 109 साजिश के इल्ज़ाम में भी पकड़े जाएंगे। अच्छा, ये बात अदालत फैसला जो करती है मुझे नहीं पता, यकीनन वो तो मोहतरम तरमनेला साहब चीफ जस्टिस काबिल एहतराम है, लेकिन इतने बुरे तरीके से राना शमीम साहब एक्सपोज हो चुके हैं। अगर आज आपका पढ़े उनका अगला टिकाना बज़ाहिर बाजू नज़र में अगर तौहीन अदालत यकीनन जुर्म है तो उसकी सज़ा 6 महीने है वो। और ये भी अब एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है कि ये साजिश राना शमीम अकेले ने नहीं की, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मुल्क से भागे हुए नाअहल शख्स नवाज शरीफ ने की। ये खबर उधर चल चुकी है। अगर ये है उधर उनका केस पड़ा ना पड़े, इधर ये खबर चलाने वाले और उनके माउथ पीस जो बड़ा भंगड़ा डाल रहे थे ना कि नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब उनके साफी वाला देखिए, ये सामने चीज़ें आ रही हैं। अब वो जो साफी वो बेचारे फिर फंसना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी मैंने तो इनको दिया ही नहीं था, इन्होंने कहाँ से। और देखें काजी साहब, एक कॉमन सेंस है। एक आदमी ने आज सील बंद लिफाफा दिया और कहा मैंने इसको खोला नहीं था, तो फिर सील बंद चीज़ आपने एक सील बंद चीज़ की है, लॉकर में रख दी है, मेरे पास कॉपी कैसे है? मुझे इसका जवाब दे देना। यहाँ आपने दिए, झूठ बोल रहे हैं कि मैंने सील नहीं कराया। जर्नलिस्ट ठीक है, उसको आपने खुद दिया, यहाँ उसने जैसे लिया। अंसार अब्बासी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं यही कह रहा हूं, क्रेडिबल हैं, साफ सुथरे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता काजी साहब, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं। अगर साबिक़ चीफ जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई ऐसी चीज़ लंदन तैयार होती है और उसको किसी सरकारी जगह पे जमा नहीं कराता, मैं तो कम से कम वो खबर ना दूं। अगर आपके पास उसका एक कोजेंट कोई यानी उसका सबूत मौजूद ना हो। देखे ना एफिडेविट, यहाँ तो उन्होंने, और वो कह रहे हैं मेरे पास है उसकी कॉपी, वो ये कह रहे हैं मेरे पास कॉपी भी है। वो यकीनन होगी क्योंकि कराई जो नवाज शरीफ ने वो तो अब एक्सपोज हो गया। कल हमने इरफान हाशमी साहब को लिया था ना, उन्होंने कहा जी ये बात कन्फर्म है, वरना ये कोर्ट चले जाए, मेरे पे सू कर दे। वो कह रहे हैं कि वो सारे साथ थे उनके। तो इसका मतलब है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था। 10-15 लोगों ने एक साजिश बनाई कि इमरान नवाज शरीफ को रिलीफ दिलाने के लिए अदलिया पर कीचड़ उछाला जाए। वो अदलिया पर कीचड़ उछालने की बजाय इनके मुंह पर खुद कीचड़ गिर गया। ये मेरी राय है, जो मेरी इतला है कि मेरी आज लंदन बात हुई है, उन्होंने कहा यार नवाज शरीफ ने तो एक दिन भी ये संजीदा मशावरत नहीं की कि मैंने पाकिस्तान जाना है। आप लोग पाकिस्तान में उनको किस तरह बुला रहे हैं? मैं नहीं बुला रहा। एक बड़ी दिलचस्प उन्होंने कमेंट किया है, रिमार्क दिया है जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अंसार अब्बासी साहब, आपको पता है वो चीफ जज कैसे बने? ये अदालत का कहना था। आपको पता है ज़ाब्ते की कार्रवाई के बगैर राना शमीम की तैनाती हुई, ज़ाहिर है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो हुए थे। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स उनको कम अज़ कम पार्टीजन तो बना देते हैं कि ये भाई ये एक पार्टी बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक है काजी साहब, मगर मैं एक सिंपल आदमी की, एक आम आदमी के एंगल से 3-4 चीज़ें मेरे जहन में आ रही, जिसका जवाब हमें अगर अल्लाह करे ये अदालत हमें दे दे तो बड़ी अच्छी बात है। ये जो हमारे इदारे हैं, पहला सवाल ये कि क्या बयान अल्फी राना शमीम का है कि नहीं? आज वो साबित हो गया उनका मेरा बयान अल्फी है। अब आगे चलते हैं जहाँ पे पहला कन्फ्यूजन आ गया। उन्होंने कहा है कि ये मैंने अपनी मरहूमा बीवी के लिए लिखा है, ये प्राइवेट है, ये पर्सनल है, ये पब्लिक नहीं है। तो सवाल ये है कि यहाँ तो वो सहाफ़ी साहब ने डाका मारा है, कुछ उनको गन पॉइंट पे छीना है, यहाँ कोई ऊपर से कोई जादू हो गया। असल सवाल तो ये बन गया ना कि मेरी प्राइवेट चीज़ अखबार में किस तरह पहुँची, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि अगर जज साहब समझ रहे हैं कि ये बयान अल्फी मेरा है और जो मैंने कहा है मैं उस पर कायम हूँ, तो फिर दो आगे सवाल बनते हैं कि क्या ये इल्ज़ाम है या फिर आप साबित करें। अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। इल्ज़ाम तो लगा दिया ना उन्होंने।
बयान अभी तक वो कह रहे हैं ये प्राइवेट है। मेरी गुजारिश मेरी गुजारिश है कि आज उन्होंने जो एक नया उनके वकील साहब ने नया काम ये डाला है, उन्होंने कहा इसका ये आम लोगों के लिए नहीं, ये तो उनकी अपना ज़ाती, जिस तरह मैं अपने आप से बात कर सकता हूँ, उन्होंने तो इसको पब्लिक कहा ही नहीं है। जी प्लीज मलिक साहब, आप सब इल्म है, एक एफिडेविट मैं लिखता हूँ और उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पे इल्जाम लगाता हूँ और वो अखबार में छप जाता है, तो वो जाती कैसे रहा? मुझे सिर्फ ये थोड़ी सी फिर तो इल्जाम साबित करना पड़ेगा, फिर तो साबित करना पड़ेगा उनको। सही बात, उन्होंने खाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी टारगेट किया उसमें, और चीफ जज ने ये जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी उस वक्त टारगेट किया 3 साल बाद। चीफ अगर वो कहते हैं कि इसकी कानूनी हैसियत नहीं, तो वो किस लिए बनाया था? उसका जहाज बना के उड़ाना था। मुझे बताने ना उसकी बनाने का मकसद क्या था? चलो मुझे आपकी बात जो कह रहे हैं वो चीफ जस्टिस का अगर आज उनका कमेंट लिया जाए, वो 100% आ वाला कमेंट, उन्होंने कहा पहली तो बात बताए इसका बेनिफिशियरी कौन है, सीधी बात है, सिंपल कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरा उनका जो सबसे जबरदस्त कमेंट था, उन्होंने कहा आपने सीधा सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पे इल्जाम लगा दिया है। ये लगाया, उन्होंने कहा कि जाके ये फैसला चेंज करो। तो यहाँ पे ये है जी, मेरे हिसाब से यहाँ तो वो इसको साबित करें, यहाँ फिर उन्होंने गलत बात की, इसकी सजा बनती है। मैं एक मलिक साहब 2 मिनट, मैं एक एफिडेविट जमा करा देता हूं कि मैंने फलां बंदे के कहने पे 3 बंदे कत्ल किए हैं और पिस्तौल भी मुझे उसने दिया था। अब साबित मैंने करना ना बंदे कत्ल हुए हैं कि नहीं हुए। अब करें राना शमीम साहब, वो एक तरफ हल्फिया बयान है उनका, बयान इल्जाम है, हल्फिया बयान उनकी कोई हदीस नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे 101 सवाल है, लेकिन हल्फिया बयान मान लिया, एविडेंस है तो लाए। नहीं भट्टी साहब, वो तो एक पॉलिटिकल बात है ना, मुद्दा नहीं। हम अदालत में क्या पॉलिटिकल बात? मेरी बात तो आप सुनिए ना, हम तो तीनों जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो हमारा कंसर्न बनता है, एक आदमी कह रहा है कि मेरा ये बयान और ये बिल्कुल प्राइवेट है, मैंने इसको सील रखा है, आपके किसी अखबार में वो बयान छप गया है, यहाँ तो आप जर्नलिस्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने डाका मारा है या कोई आपकी वो। मेरा पॉइंट समझे ना जो मैं रेज करना चाह रहा हूँ, इसमें ये मीडिया का रोल किस तरह जाएगा? यार मेरे ख्याल में अदालत ने फैसला तो नहीं दिया, उन्होंने बात कर दिया कि एक बेजाब्ता यानी बेकायदगी से इनको जज लगाया। नहीं, अंसार बासी साहब नहीं, मैं चीफ जस्टिस साहब की बात कर रहा हूँ, जाब्ते की कार्रवाई के बगैर लगाया। मौसूफ की क्रेडिबिलिटी ये है कि इनका जो इनको हटा दिया गया, इनको परमानेंट नहीं किया गया क्योंकि इन्होंने अपनी मुबैना तौर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज की थी। तो उसके बाद ये इस पे अपना 3 मौक़िफ़ बदल चुके हैं। नहीं, उसका क्या मतलब है? काजी साहब क्या कोई इसके लिए खुदा न खास्ता नौज बिल्ला कोई मुझे विजदान होना है किसी के 1 नंबर या 2 नंबर होने के फैसला करने का? मेरा ख्याल है हम देख नहीं रहे। देखें, गुजारिश है, उनके एफिडेविट अगर वो सच साबित हो जाता है, जो कि नामुमकिन है, झूठा है, बेनिफिशरी कौन है? नवाज शरीफ। आप इस चीज को नहीं देख रहे, ये साजिश बैरूनी ताकतें और अंदरूनी साजिशों ने मिलकर की है। नहीं, उन्होंने इल्जाम लगा, सुन लें कि नवाज शरीफ को जो सजा हुई, साबिक जस्टिस चीफ जस्टिस मोहतरम साकिब निसार ने गिलगित बल्तिस्तान 3 साल पहले कहा कि इसको जिसको नाम लिया वो उस बेंच में ही नहीं थे। साजिश में इसमें क्या कोई बहाम रह गया है? अदलिया को बदनाम करने के अलावा इसमें क्या है कि आपका मतलब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हुक्म से किसी और को लिखता है फैसला, ये बोलता है। यही नवाज शरीफ कहते थे कि फैसले लिखते कोई और है, पढ़ते कोई और है। मुझे बताइए इन दोनों में चीफ जस्टिस साहब क्या कह रहे हैं? कहते हैं मैंने 2 हफ्ते बाद इन्हीं मुलजमान को रिलीफ दिया था जब जमानत हुई थी, मेरे खिलाफ रिलीफ देने पर मुहिम चलाएगी। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, यहाँ तक कहा गया मैंने लंदन में फ्लैट लेकर रिलीफ दिया है। यही बात कोई बयान हल्फी में लिख देता तो आप इसे अवामी मफाद में छाप देते। बयान हल्फी किसी आम शख्स ने नहीं, साबिक चीफ जज गिलगित ने दिया। अंसार अब्बासी साहब का कहना था। अंसार अब्बासी साहब, आपको पता है वो चीफ जज कैसे बने? अदालत कह रही है। आपको पता है ज़ाब्ते की कार्रवाई के बगैर राना शमीम की तैनाती हुई, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत के बगैर तैनाती हुई थी। चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब, वज़ीर आज़म ने खुद कॉन्ट्रैक्ट पर 3 साल के लिए उन्हें लगाया था, यानी वज़ीर आज़म उस वक्त नवाज शरीफ। कौन थे वज़ीर आज़म? नवाज शरीफ साहब। लेकिन क्या इसमें कोई अवाम है? नहीं, अवाम नहीं। मेरा पॉइंट मैं शायद वाज़ेह नहीं कर सका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया। अब मेरा ख्याल है, मैं कॉमन सेंस की बात करूँ, अदालत मेरे से बेहतर समझती है। अब इन पे ये बर्डन है कि जनाब आपने जो इल्ज़ाम लगाया या साबित करें या सजा लें, बस तीसरी इसमें लतीफ़ अफरीदी साहब तो कहते हैं ये तो कोई इल्ज़ाम नहीं है, सिंपल सी बात हुआ, आओ आपस में बैठ जाइए। देखें काजी साहब, क्या आपने अदालतों पे इल्जाम लगाया? साहिब इल्म है, मेरी आपकी हैसियत है कि हम कहें कि साबिक चीफ जस्टिस ने साबिक वज़ीर आज़म को सजा दिलाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे दबाव डाला। आप कह रहे हैं इल्जाम ही नहीं है, ये बात ही कुछ नहीं। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं।
तौहीन अदालत वो तो उन्होंने एक अहलिया के लिए जो मरहुमा अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करो, यही है ना कि मैंने उनके लिए लिखा था, तो इसकी क्या बनता है? नहीं, मेरा ख्याल है कभी आपने कोई स्टोरी अपना बयान ऐसी करके रखी है कि यार आपकी लिए मेरी अहलिया के लिए? ये इससे बड़ा मजाक किया है, उन्होंने अपनी मरहुमा के लिए लिख के लॉकर में रखने का कोई जवाब मुझे समझ नहीं आ रही। कोई भी इंसान नहीं, वो लॉकर से मतलब बड़ी मैं एक छोटी बात करने लगूं, वो जो दुनिया से लोग चले जाते हैं उनको लॉकर से वो पढ़ लेते हैं वो बयान, कोई इसका कोई ताल्लुक है? कोई मुझे कादी साहब इतनी भोंडी साजिश है मेरे ख्याल में, इन्हें कंटेम्प्ट में अब कोई बचाना भी चाहे तो नहीं बच सकता। अदालतें बेहतर जानती हैं, इतने एविडेंस, इतना वादे मैंने ये खाली तौहीन अदालत ही है 6 महीने वाली, ये तो आप जजिस पे आप पूरे निज़ाम को आपने पकड़ नहीं देखें, चीफ जस्टिस से शुरू है, आपने मुल्क की अदलिया पर जो निशान लगा दी और ये साबित करने की कोशिश की है साहब वज़ीर आज़म जो पहले भी मुशर्रफ दौर में सजा याफ्ता है, इस दफ़ा भी उन्हें गलत सजा हुई है, ये पहले भी गलत सजा हुई है, और इनके लगड़ बगड़ कह रहे हैं कि जी मुल्क ग्रंटर है। मैं आपको कह रहा हूं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहा, हुकूमत मुंतजर है वो आए। यहाँ तो छप रहे अखबारों में वो बड़ी आर्गूमेंट हो रहा करके, तो मैं थोड़ा सा छेड़ दूं, आपको बताऊं आर्गूमेंट क्या है। आप इसके बाद आपने नहीं, मुझे बता दें नवाज शरीफ को आने में हुकूमत रुकावट डाल रही है? नहीं, मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए तो विन विन है। मेरी ज़ाती राय में इमरान खान के लिए नवाज शरीफ का लंदन रहना एक तोहफा है, मेरी राय में। मुझे उसको क्या ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान आए? कौन सी तोप चल जाएगी नवाज शरीफ के यहाँ आने से? वो जेल चला जाएगा। ये तो जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर नवाज शरीफ पॉलिटिकली अपना अगर विजडम की बात करूँ तो ही मस्ट कम टू पाकिस्तान। वो जेल में रहेगा, एक एक्साइटमेंट होगी, उसके जो कारकुन है मैं उनके वाले से बात कर रहा हूँ, उनको एक एनर्जी मिलेगी, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट होगी। आप लंदन में काफ़ियाँ पीते जा रहे हैं, बयान देते जा रहे हैं, मीन्स नथिंग। अच्छा कादी साहब, एक आदमी को सजा होती है, वो सही या गलत वो तो अदालतें जानती हैं, वो बीमारी का नाम लेके हस्पताल जाता है, ठीक है, और जेल जाता है, जेल से हस्पताल चले जाता है, हस्पताल से प्लेयर्स का ड्रामा पूरे 24 घंटे की फिल्म पाकिस्तान ने देखी, आज इतने हो गए, 500 रह गए, 5000 रह गए, वो बहाना बना के मुल्क से जाते हैं, तो आज उन्हें किसने रोका क्या है? मुझे समझ नहीं आती इसको, ये खबर क्या है कि वो आ रहे हैं। इन सब चीजों को जरा जोड़ के देखें। अब एक कॉलमों में कोहराम मचा हुआ है, एक कॉलम में कहा गया कि जनाब ये तो डील नहीं डायलॉग होगा, गोया किसी दूसरे मुल्क से कोई लड़ाई हुई, खुदा न खास्ता डायलॉग हुआ। एक में कहा गया कि हम वापस आके कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे मतलब कुछ, और उसके बाद खुदा का शुक्र अदा किया एस्टैब्लिशमेंट ने, उनकी जान में जान आ गई कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा मलक साहब, आई थिंक ये कड़ियां मिलाई जा सकती, मलक साहब, एक वारदात, एक खेल, एक प्रोपेगेंडा, ये हिसाब किताब है। मुझे एक बताएं, एक मुल्ज़म है, कोई भी है, वो सही है या गलत, हम किसी को नाम अदालत हो रही है ना, मुल्क से भागा हुआ इश्तिहारी है, वो डायलॉग क्या करेगा? कौन उससे डायलॉग करेगा? ये डायलॉग तो हुए, फिर अगर डायलॉग यहाँ नहीं देखे, आप मुझे सुन लेना, देखें यहाँ होता क्या है। मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ ने कहा कि यार मैंने ये मुझे खाली मैदान चाहिए, मेरे हाथ में तीर हो, मैं जितने मर्जी निशाने कर। उन्होंने कहा नवाज शरीफ तुम मुझे स्पेस दो, मैं तुम्हें देता हूँ। 9 साल वो गायब रहा। नहीं मलिक साहब, यह है कि आप गलती करें, वो उसका मामला एक यूजर्पर के साथ था जिसने इक़्तिदार पर गलत कब्जा किया था। ये तो अदालतों ने निकाला, सिविलियन गवर्नमेंट सेटअप के तहत निकला है, वो तो मार्शल लॉ था ना। अच्छा, वो तो मार्शल लॉ में निकाला। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं? अच्छा, आप समझते हैं, अब तो अदालत ने निकाला, हर चीज सही कहते हैं। अदालत ने निकाला। इस मुल्क में जब नवाज शरीफ को सजा हुई मुल्क का वज़ीर आज़म कौन था? अच्छा मैं आपको बताऊं, जो कॉलम की भी बात कर रहे हैं, जिसपे मैं आप दोनों की चाहना, आप दोनों राय दें, कॉलम ने वही बात की है कि मैं कॉलम मैंने पढ़ा नहीं ना, मैं आपको छोटा सा मैं कह रहा हूं, नवाज शरीफ को मेरी अपनी आज उनके फैमिली मेंबर से उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने आने की एक दफा डिस्कशन नहीं की, ये पाकिस्तान में कौन खबरें फैला रहा है। मैं क्या आपका मीडिया सेल उनसे पूछे? मैं तो नवाज शरीफ की मेरी ऑब्जर्वेशन है, नवाज शरीफ की ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल कैलकुलेटेड गेम। जब कोई चीज खीर पक जाती है तो खाने आते हैं। ये दुनिया का कोई लीडर, लेकिन अभी तक खीर नहीं पकी। मेरा आर्गुमेंट सुन लेना, दुनिया का कोई लीडर हो सकता है जो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करे, उसका सिर्फ नाम है नवाज शरीफ। पाकिस्तान में महंगाई, पाकिस्तान में पर कैपिटा के साथ जो हो रहा है, जो गैस की सिचुएशन है, लोग नक्को नक पंजाबी में कहते हैं नवाज शरीफ को काफ़ी पीनी है लंदन में। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ ने पॉलिटिक्स करनी है, इससे
ज्यादा दुनिया में और क्या ट्रेजेडी होगी अगर वो लंदन में बैठा कादी साहब, मेरा ख्याल है ये आप सुन ले, बड़े फिक्रा सुन ले, मासूम मेरा ख्याल है आदमी कि नवाज शरीफ इज हेल्पिंग इमरान खान। यार हेल्पिंग नहीं यार, जेल से डरता। अच्छा सारे ने लेने, सारे ने लेने। और नहीं, मुशर्रफ की भी हेल्प की थी इन्होंने मुल्क से भाग के। पट्टी साहब ये सारे मिले हुए हैं, सब एक दूसरे को फेवर देते हैं। अजीब बात है कि जेल मैं हूं, मुजरम मैं हूं। देखिए ना आपको जो काई साहब आप इसमें मेरी बात, नवाज की कोई सेंस है लंदन जाने की? छोड़े, मैं रियाज सुने। आप अगर लोग, मैं पहली दफा कह रहा हूँ, आज अगर लोग बाहर नहीं निकल रहे ना तो उसकी वजह नवाज शरीफ है। वो इतनी महंगाई में उनकी बेटी तो उधर ही है ना, जैसे आप बहुत बड़ी करिश्मेटिक लीडरशिप कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, तो क्यों नहीं बंदे बाहर आते? इमरान खान की और इस रूलिंग इशराफिया के लिए एक बाइस से रहमत है ये लोग कि इनके पीछे कोई बंदा बाहर नहीं निकलेगा। आर्गुमेंट मैं कर रहा हूं, मैं इनके इसलिए इनको आने की कोई जरूरत नहीं है। आप ना उनको कहें कि उनके पीछे बंदे आएंगे, मुझे बेटा घर कराना जे अंदर कराने जे यार ये सारी पीछे किने आना जे मलिक साहब, तुसी शायद छोड़ जाओ, मैं टूट जाऊंगा। काई साहब मेरा एक फिक्रा ले लें, इस मुल्क की जो सियासत है वो ताकत के गिर्द घूमती है, अवाम के गिर्द नहीं घूमती, वोट के गिर्द नहीं घूमती। ये मेरा आर्गुमेंट है। और नवाज शरीफ इस खेल का खिलाड़ी है। मैं तो आपकी पहली बात कर रहा हूं ना कि जी बड़ी महंगाई है तो आप आ जाएं। ओए ये मुझे महंगाई है, ये महंगाई के बाबा आदम है, इन्होंने महंगाई पैदा की है, यहाँ पे बानी है महंगाई है। क्या बात कर, सारे 3.5 साल में इमरान खान बानी है महंगाई है, 35 साल के ये हैं। ये यार सीधी गल करो, ये कड़वा सच है। हाँ, बिल्कुल। आप उसकी जिंदा मिसाल मलिक साहब, आप तो आदमी को समझते हैं। 2008 पे इस मुल्क में कितना कर्जा था, 2002 में कितना था, 8 में कितना था, 13 में कितना था, 18 में कितना, ये कर्जा बढ़ ही रहा है। मुझे बताया ना कर्जा कब हुआ, किस दौर में हुआ? हमने कई दफा डिस्कशन किया, सिर्फ 5 साल में इमरान खान ने $55 बिलियन कर्जा देना। अब अंदाजा लगाने 10 कहां से अंग्रेजी में क्यूमुलेटिव इफेक्ट कहते हैं। जब आप एक चीज देखें ना, एक चीज करते जाते हैं, इसे क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं। कि जब आप मलिक साहब, एक साइंस का असूल है कि आप हाथ में रेत पकड़कर छोड़े ना। आप एक साइंटिफिक बात करें, मैं एक थड़े की बात करना चाह रहा हूँ। मैं इससे साबित ये होता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो सिविल वाले भी हैं, फौजी भी हैं, वो कर्जा लेके ये रियासत चलाते हैं। ये पॉइंट है समझने वाला। आपके अपने पाँव पे नहीं खड़े, आपने इकोनॉमी पे तवज्जो नहीं दी, आपने आम आदमी को कर्जा लेके नहीं चलाते, कर्जा लेके खाते हैं और हमसे पे करवाते हैं। ये पॉइंट, मैं ये कह रहा हूँ, ये ट्रेजेडी जो हमारे लिए कोई मसाया या मसीहा बन के ना आए, $20 की मैं ला दूंगा आपको, अपने इन्वेस्टमेंट ला दूंगा। जो मुल्क में ऊपर आता है अपने और अपने खानदान और रिश्तेदारों को भरता है। मुझे बता दें पिछले 20 सालों में कौन सा हाकम आया है जो आपका 24,000 अरब डॉलर कर्जा था तो कम हुआ? कोई एक बता दें। और ये सारे लुटेरे है इस महंगाई के। पिछला कर्जा बढ़ा कम करके ये सिंपल बात है। बल्कि एक और मैं बताऊं, किसी हद तक अगर काम हुआ था यार, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो परवेज मुशर्रफ के दौर में मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत काम हुआ था। जो जब कहा ना काम नहीं हुआ था, वो इसलिए काम हुआ था कि आपने अपना ये जो वॉर अगेंस्ट टेरर थी उस वजह से आपको इंटरनेशनल इदारों ने रिलीफ दिया था, वो आपको ब्रेक मिली थी। वैसे आजकल मुशर्रफ साहब की कल मैं वीडियो देख रहा था, वो सेहतमंद है और वो दुबई में मैच पूछ देखते हैं, 11 साल यहाँ घूमते करते रहना पसंद नहीं करते। कमाल की बात है वैसे ये भी। नहीं जाहिर है कौन रहना पसंद करते, आपको मेरे अलावा सन वीजा कोई नहीं देता। अच्छा जी, अच्छा भट्टी साहब, तो अब ये एक ब्रेक है, ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं। और जनवरी में सियासी भूचाल आना है, इसमें थोड़ी सी हम बात करेंगे। कई जनवरी आई और कई गुजर गई। गरीबों की ज़िंदगी में तो रोज़ भूचाल आता है और वो जनवरी से स्पेसिफिक नहीं होता। हर जो सुबह दिन आती है और जो महंगाई बढ़ती है, मगर हम जो है वो क्यों एक साइड या दूसरी साइड ले रहे होते हैं? हमें ये लगता है कि अवाम एक तरफ है और ये सारे हुक्मरान एक तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, क्या भूचाल आने वाला है या सिर्फ कालमों में आ रहा है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, तो ये फिर जो जनवरी में भूचाल आना है, मुझे लगता है कि इस प्याली में आना है। क्या ख्याल है काजी साहब? जो मेरी राय है, इमरान खान के लिए अपोजिशन मैटर नहीं करती। नवाज शरीफ आज 28 दिसंबर 2021 7:25 तक किस्सा माजी है। ये सारा भूचाल प्यालियों में है, ख्यालात में है। तो अगर थोड़ा बड़ा बुरान हो तो कप में भी हो सकता है, ये प्याली से बड़ा है थोड़ा। नहीं, ये इसकी भी इतनी भी हैसियत नहीं है, इतनी भी हैसियत नहीं है। इमरान खान को कल भी खतरा अपनी हुकूमत से था, आज भी अपनी हुकूमत से है, महंगाई से अपनी परफॉर्मेंस क्या है, करप्शन में है, अपनी परफॉर्मेंस में है, अपनी जिद पे है। मुझे बताया ना, अब मिनी बजट आपको पता है अपोजिशन से भी कोई राब्ते कर रहा है कि क्योंकि मिनी बजट पास ना हुआ तो IMF पैसे नहीं देगा। हो सकता है अचानक आप सुने कि इत्तेहादी मान गए हैं। और एक खबर देता चलूं, भूचाल एक खबर पे आया हुआ है
जिसके हदो हाल आप नहीं पूछेंगे क्योंकि मलक साहब आप शरारती हैं। नहीं, हम तो सीखते हैं आपसे। इमरान खान साहब स्कर्दू से तशरीफ़ लाए वापस इस्लामाबाद या पिंडी नूर बेस या एयर बेस पे या मोहम्मद रफ़ी बेस पे, एक अहम तरीन शख्सियत ने उनसे मुलाकात की। उस बात पे बहुत ज़्यादा तहकीकात हो रही, नो मोर। बाकी नवाज शरीफ मेरे ख्याल में, मेरी राय में, मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं आ रहे। कल आ जाए तो ये उनका अपना मुल्क है, आके जेल इंतजार कर रही है। बट सब वैसे अगर हम मैथमेटिक्स को देखें तो साल में भी हफ्ते होते हैं, एक सदी में भी हफ्ते होते हैं, अगर गिनना चाहें हम। हमारे महीने में भी होते हैं। हमारे इसी दोस्त ने किसी प्रोग्राम में कहा था वो दिसंबर में आ रहे हैं। वो मुझे अब क्लिप याद नहीं है। अभी 2 दिन है दिसंबर में, जरा देखिएगा, 2-3 दिन है। कल मैंने कहा है ना ये मुल्क है, उनके हुकूमत तो उनका इंतजार कर रही है हार लेके आए। वो तो खुद नहीं आ रहे, लेकिन इन्होंने ही कहा था। मैं नवाज साहब की फैमिली के बारे में बता रहा हूं कि उन्होंने किसी से भी आने का जिक्र नहीं किया, ना एजेंडे में। एक हवा बनाई गई, उसकी हवा बनाने में इमरान खान खुद जिम्मेदार है और उनके कुछ नादान साथी जिम्मेदार हैं। वरना नवाज शरीफ तो खुद अपने आप को भूल चुके हैं कि हम हवा बनाते हैं, आगे से सुहाग बन जाती है। लेकिन जरा जब फवाद चौधरी साहब को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। नवाज शरीफ को आज हम इंशाल्लाह बरतानिया के साथ ये कानून के ऊपर कर रहे हैं। नवाज शरीफ को तो वापस आना होगा। नवाज शरीफ अगर खुद जल्द वापस नहीं आते हैं तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल आखिर में हैं कि हमने वो तमाम जो कानून में सुकम थे वो 2 साल लगा के हमने काफी हद तक बरतानिया के साथ मामला जो हैं वो हल कर लिए हैं। नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे। काजी साहब, ये बड़ा मज़ेदार काम है, ना हुकूमत के पास अब आपको कुछ बताने का, ना अपोजिशन का। अब हम सारे सोचते रहे नवाज शरीफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके मेरे से लड़े मैं आपसे लड़ूँ। मुझे यही वज़ीर इत्तलात याद आ गया 3 साल पहले जब मैं इस चैनल में बैठा था कि रेड वारंट इशू हो गए हैं, साग डार को घंटे में ला रहे हैं, जिसने 100 रुपये का डॉलर 125 का किया, पाकिस्तान की इकॉनमी से ये किया, फड़ लो आ गया साग डार, 5 मिनट रह गए, लंदन से चल पड़ा, रिक्शे पे बैठ गया, अभी आ रहा है। 3.5 साल हो गए। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, दोनों को यही सूट करता है कि आप ना पाकिस्तान के इश्यूज डिस्कस करें। भट्टी साहब ने जो बात की है, मैं आपको उससे आगे की बात बताता हूँ। जो मर्जी आपके जनवरी में पुजाल आ रहा है, नहीं आ रहा, मान लिया सियासत डेड है, मान लिया नवाज शरीफ जैली है, सारा जैली है। आप जिस इकॉनमी की तरफ जा रहे हैं, आपके पास अगर इसी हालात में रहे तो 2 साल के बाद डिफेंस बजट के पैसे नहीं होंगे। ये छोटा सा पुजाल आ रहा है, ये सच है, ये सच है। और ये देखे इसको क्या सूट करते हैं वज़ीर इत्तलात को, कितना इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो रही है कि आज 3 साल के बाद हमने बरतानिया को कन्विंस कर लिया। मुझे इसी जगह बैठे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, हमने ये खबर दी, ब्रेक की खबर के जनाब वो रेड वारंट हो गए हैं, इसाक डार अगले घंटे में पाकिस्तान। तो भट्टी साहब, तो क्या फिर मियाँ साहब सारे अपने असासे बेच के हमारा डिफेंस बजट दे दिया करेंगे? मेरी अर्ज सुन लेना, आप सबकी राय और जिन्होंने भी कहा एहतराम है। मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ कभी भी नहीं आएंगे, ना आना चाहते हैं, ना आएंगे। जब भी आएंगे बुझवाए जाएंगे उधर से। वो एक केस है, उस सिलसिले में आएंगे। बाकी ये हवा आहिस्ता आहिस्ता पंक्चर हो जाएगी। मैं 2-3 क्लिप्स मुझे याद है जो उन्होंने कहा था दिसंबर में आएंगे, और मुस्लिम लीग नून के काबिल एहतराम थे। जैसे जैसे शहबाज शरीफ के लिए स्पेस बनती है बातचीत की, वैसे वैसे ये ऐसी खबर छोड़ देते हैं कि शहबाज शरीफ का काम ख़राब हो। इमरान खान की बदकिस्मती है, जो नवाज शरीफ मलक साहब फरमा रहे थे, अगर मिनी बजट आता है, सियासी बुचाल आए ना आए, महंगाई बहरान लोगों को उजाड़ देगा, चीखों पुकार कर देगा घरों में। जिस शख्स के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो काजी साहब, उसके लिए क़यामत है, उसके लिए जंग है। जिन्हें कार दाने वो कमले भी सियाने सारे टीवी पे बैठ के मैशी एक्सपर्ट ये करते हैं वो करते हैं। और भाई इस मुल्क में 80% लोगों की इनकम 30,000 से कम है, उनके 4 बच्चे पाल के तो दिखाओ। इनका अवाम के साथ रिश्ता क्या? चाहे मौजूदा हाकम है मलक साहब नहायत एहतराम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी शहजाद भट्ट साहब आए, 186 यूनिट जले उनके बिजली के, हमारे ब्यूरो चीफ शहजाद भट्ट साहब। 8,900 आया, फ्यूल एडजस्टमेंट में 4,000 पिछले महीने के डाल दिए। और ये क़यामत है रोजाना जो गरीब के घर। अच्छा, बुचाल की एक छोटी सी खबर आपको दे दूं, ये हुकूमत कह रही है, मैं नहीं कह रहा, कल हुकूमत का मैं डाटा पढ़ रहा था, हुकूमत कह रही है जिसकी इनकम 30,000 से कम है उसके लिए 22% महंगाई बढ़ी है, जिसकी इनकम ज्यादा उसके लिए 12% बढ़ी। यानी कि जिसकी जुल्म की इंतहा मलक साहब, मुझे जिसकी 30,000 है 22 बढ़ी है, 20,000 कितने रह गए? मेरा हाल है सारा मतलब काजी साहब जरा कैलकुलेट करो, साढ़े तो कैलकुलेटर ही खत्म हो। डॉलर में कितने बनते हैं 30,000? मेरा हाल है
$100 $140 बन रहे हैं। उसमें आपने बच्चे को पढ़ाना भी है, बिजली का बिल भी देना, आपने सर्दी के कपड़े भी पहने हैं, सुई गैस आपके 30,000 कमो बेचता है, उसका 18,000 है, उसकी 22% उस पे। ये सरकारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, कोई गुस्सा नहीं निकाल रहा, ये खुद हुकूमत मान रही है। अच्छा, जरा बिलावल भुट्टो साहब भी जनवरी का कुछ इंदिया दे रहे हैं। हम लाहौर में अपना बेस बनाएंगे, हम लाहौर में बैठेंगे, इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। अब दीवारों पे लिखा चुका है कि कठपुतली को जाना होगा। बट साहब, जहां पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी वहां से पार्टी के जनाजे भी तो उठे। अच्छा काई साहब, तो आप दोबारा क्यों? नहायत अदब एहतराम से, एक तो बिलावल भुट्टो का लाहौर है जितना हमारा उससे ज़्यादा। हाँ बिल्कुल है। जब से आ रहे हैं आ जाए। अगर पीपल्स पार्टी को ये पंजाब में खड़े कर गए तो मैं ज़रूर तारीफ करूंगा। वोट लाहौर में कितने मिले हैं? बट जब 34,001 लिए हैं, से मैं कमो बेशतर एक सैकड़ों चुका हूँ पंजाब में पीपल्स पार्टी खड़ा हो रही है। भाई बिलावल साहब आ जाए, 100 दफ़ा आए। साहब, मैं भी आपकी तरह रिपोर्टर हूँ, मैं इसकी बात सुन रहा था, मैं हैरान था कि ये मुल्क बिल्कुल किसड़ है, एक चीज़ें चलती रहती है। मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, मैं अखबार में काम करता था, इस तरह मैंने पेन पकड़ा, ये कागज़, इसके वालिद बुजुर्गवार सदर जरदारी साहब गवर्नर उसमें है और पंजाबी में स्पीच की। अगर इसमें का की का फ़र्क आ जाए ना, का की का, तो मैं भी रिज़ाइन यहाँ से कर दूँगा। ही सेड द सेम थिंग जब वो सदर पाकिस्तान था कि ये लाहौर है, यहाँ पीपल्स पार्टी मैं हर हफ्ते आया करूँगा। बड़ी साहब आप भी रिपोर्टर थे, याद आया? बड़ी साहब मेरे साथ मारूफ कानूनदान और पॉलिटिशियन जनाब एतजाज़ यासिन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। सर, मैं एक तो ये जो आज प्रोसीडिंग्स हुई हैं ये राना शमीम साहब के हवाले से जिसमें 2-3 यानी ज़ाहिर अफरीदी साहब का एक व्यू आया है कि उसको बड़ा लाइट ले रहे थे, जबकि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर तो इल्ज़ामात लग रहे हैं। क्या ये कोई केस बन रहा है? एक तो इस पर फरमाइएगा और फिर मैं बाद में आऊँगा मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है टार्जन की वापसी हो रही है या नहीं हो रही। जनाब एतजाज़ हसन साहब। कारी साहब, मेरे ख्याल में ये एक हद तक तो केस खासा स्ट्रॉन्ग बना पड़ा है और वो है मियाँ साहब के हद तक और राना शमीम के हद तक। वो तो पहले दिन से ये नजर आता था, इसमें 2-4 चीजें जो हैं वो उनसे गलतियां हो गई हैं और गलतियां भी मतलब है कोई ये गलती नहीं कि 7 गलती हो जाए, पर जो कि जराइम की कैटेगरी में की फहरिस्त में आती हो वो गलतियां, ऐसी गलती। एक गलती तो हुई इनसे कि इन्होंने वो टेप बनाई, ऑडियो टेप, जिस सूख किया गया है साकिब निसार, चीफ जस्टिस साकिब निसार से, और वो टेप ही का बनाना और दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश करना कि एक चीफ जस्टिस ने इस किस्म की बात कही है और की है और इस इरादे का इजहार किया है कि वो पहले से प्रेशर डाल ले जजेस पे, जो हाई कोर्ट के जजेस हों उन पे, कि वो उनकी जमानत और उनकी रिहाई का बंदोबस्त न होने दें। ये एक पहले, क्योंकि ये टेप बिल्कुल तोड़ मरोड़ के और तोड़ जोड़ के बनाई जाने की शहादतें बहुत मिली हैं और उससे बड़े साफ जाहिर होता है। मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये जरूर इन्होंने इसमें भी कोई कट एंड पेस्ट जॉब की गई है और वो अल्फाज इन्होंने जोड़ के मुख्तलिफ तकारीर से साकिब निसार की आवाज में और वो बना ली थे। अब जब टेप बना ली तो वो इन्होंने अभी तक उसको फॉर्मली देखें, ये भी एहतियात बरती है कि किसी अदालत में पेश नहीं की। अगर ये कॉन्फिडेंट है कि ये टेप वाकई टेप ऐसी है जिसमें जो कहा गया है वही हुआ है और वही किया गया है, तो फिर तो ये तो इनको उस टेप को बढ़ चढ़ के पेश करना चाहिए। लेकिन जज अरशद मलिक की वीडियो के तरह जिसको 2 साल हो गए, इन्होंने इसको किसी अदालत में पेश करने के लिए तैयार नहीं किया,
बल्कि अदालत को बैरूनी प्रेशर डालने के लिए, एक पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए इसको तैयार किया गया, और तैयार से मतलब फ्रॉडुलेंटली तैयार किया। अच्छा एतजाज साहब, मैं बड़े दिनों से आपका मुंतजर था, परसों आप बड़े खूबसूरत लग रहे थे एक जगह माशाल्लाह। हमारी ये रहनुमाई फरमाएं, मुस्लिम लीग नून का वो गाली गलौज ब्रिगेड सेल प्रोपोगंडा कर रहा है कि वो चौथी दफ़ा आके वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ बनेंगे। पूरे सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल की है, उनकी नाअहली कैसे ख़त्म हो सकती है, ज़रा ये रहनुमाई फरमाइएगा। अच्छा, उनकी देखें जो नाअहलियत है मियां नवाज शरीफ की, जहाँ तक मेरी इत्तला है, मैंने उनके को स्टडी एज एक लॉयर को नहीं किया कि मैं बैठ जाऊं और सारे को स्टडी करूं, अपना टाइम उसका नहीं, पर जितने मालूमात जो और जो जिनकी तफ्तीश नहीं हुई, जिन वाक़यात की और मीडिया पे आते रहे, अखबारों में आते रहे, उनमें से एक दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ की दो किस्म की नाअहली है। एक नाअहली है कि उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने, मातहत अदालत ने कन्विक्ट किया है और उसमें उनको सजा हुई है। उस सजा के साथ नाअहली का ये तरीका है जो कानून में लिखा हुआ है, नैब ऑर्डिनेंस में, कि जब मुल्जिम रिहा होगा अपनी सजा काट के, फर्ज कीजिए वो 5 साल सजा होती है या 7 साल सजा होती है, वो काट के रिहा होगा जिस दिन, उससे आइंदा 10 साल के लिए भी वो नाअहल रहेगा ऑटोमेटिकली। एक तो ये सजा है जो उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से मिली है, जिसके बाद वो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला चलता है। उन्होंने अपील की भी है उस फैसले के खिलाफ, और अगर अपील उनकी मानी जाती है तो फिर वो सजा भी खत्म और नाअहलियत भी खत्म। एक ये है। दूसरा है कि 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के वो जो पैनामा बेंच था, उसमें उन्होंने ये होल्ड किया कि चूंकि इन्होंने अपने अकामे को डिक्लेयर नहीं किया और इस वजह से इनको 5 साल इनको तायार वो डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और ये इसको बड़ा बनाते हैं कि ये बात शुरू हुई थी पनामा से, चली गई अकामे में। अकामे का महज होना, मेरे पास अकामा होना ही एक बहुत बड़ा जुर्म मैं समझता हूँ बनता है। वो क्यों, किस वजह से? कि अगर वजीर आजम हो पाकिस्तान का, या वजीर खारजा हो पाकिस्तान का, या वजीर दाखिला हो पाकिस्तान का, या वजीर पानी और बिजली हो पाकिस्तान का, और अब वजीर आजम हो, वो किसी और मुल्क की किसी और प्राइवेट कंपनी का मुलाजिम ही हो, उनकी वर्क फोर्स में ही हो, उसने तनख्वाह ली हो या ना ली हो, वो नाअहल है। और वो बिल्कुल, आप सोच सकते हैं कि बरतानिया ये बर्दाश्त करेगा कि उनका फॉरेन मिनिस्टर, ये इनका जो ये इंडियन हाउस है, ये बड़े बड़े घराने हैं जो इंडस्ट्रियल, उनमें किसी मुलाजमत कर रहा हो, वो मुलाजमत चाहे कागज पे ही हो, मुलाजमत कागज पे तनख्वाह लिए बगैर। एतजाज साहब, मैं यही अर्ज कर रहा था, ये रहनुमाई फरमाए, उस सजा को जो सुप्रीम कोर्ट ने पनामा में दी है उसे कोर्ट खत्म कर सकता है, उसका क्या तरीका, खत्म हो सकती है या नहीं हो सकती, इसमें आपकी रहनुमाई चाहिए थी। जरा अब बात तो सुन लीजिए ना बीच में जरा, मुझे बिल्कुल, मैं जब आखिरी जुमला कहने वाला था आप बेचैन हो गए। वो ये है कि ये अकामे का महज होना ही, आप तनख्वाह ली हो या ना ली हो, आप वजीर आजम हो के, दो बातें हैं। एक तो ये कि किसी दीगर मुलाजमत में, और वो भी गैर मुल्की निजी कंपनी की मुलाजमत में हो, वो चाहे बेटे की हो चाहे कुछ हो, किसी की हो, अगर वो गैर मुल्की कंपनी है तो ये आप मुलाजमत नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी रिस्क आप बन जाते हैं। फिर यही नहीं, दूसरी बात ये है कि असल में अकामा इसलिए रखते हैं, उसमें तनख्वाह की इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि उस अकामे के जरिए आप शो करते हैं यूरोपियन बैंक्स को, लिक्सेनटाइन के बैंक्स को, स्विस बैंक्स को, कि हम एक परमानेंट रेजिडेंट हैं दुबई के। उस बुनियाद
टाइम में भी ये वो पनाह गाहें हैं जहाँ सरमाया जाके अरबों डॉलर का सरमाया जाके पनाह लेता है। उन पनाह गाहों में आपके नाम के अकाउंट खुल सकते हैं जो खुफिया अकाउंट रखे जाते हैं, और उनको वो बैंक किसी उन इलाकों का कानून इजाजत ही नहीं देता उन बैंकों के वो डिस्क्लोज करें। अब ये ही एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। अकामा रखना किसी वजीर आजम के पास होना या किसी वजीर आला या किसी फॉरेन मिनिस्टर, ये ऐसी सेंसिटिव मिनिस्ट्रीज और प्राइम मिनिस्टर की इतनी सेंसिटिव हसास होता है कि ये इसको खुद ही डिस्क्वालीफाई करता है। कल आप देखेंगे, मैं कह रहा था बरतानिया या जर्मनी का फॉरेन मिनिस्टर अगर रिलायंस ग्रुप, इंडिया के रिलायंस ग्रुप का डायरेक्टर हो तो वो बर्दाश्त करेंगे उसको? वो उसको जूते मार के निकालेंगे और ले जाएंगे। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, वो होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको 5 साल उनको ताहयात सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। लेकिन अब ये खत्म किस तरह हो सकता है? खत्म इसी तरह हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसको अपने इस पहले फैसले को पर नजरसानी करे। नजरसानी इस हद तक तो मेरा ख्याल है वो कर लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी पिटीशन कर रही है, पाकिस्तान बार काउंसिल भी पिटीशन कर रही है। इस हद तक तो मेरा ख्याल है, मैं कोई राजदान नहीं हूँ, पर मेरा ख्याल है कि वो कर लेंगे कि ताहयात नहीं होनी चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन। पर 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन तो खुद इसमें नैब लॉ में मौजूद है, पहले से ही एक्ट में मौजूद है, ऑर्डिनेंस में, नैब ऑर्डिनेंस में। वो उसको अप्लाई कर देंगे कि कोई आखिरकार अगर आप अकामा के साथ आप अकामा आपके नाम पे हो किसी गैर मुल्की कंपनी का और आप प्राइम मिनिस्टर बने हो तो आप पे वो डिस्क्वालिफिकेशन ताहयात तो नहीं होनी चाहिए, उसके मैं भी खिलाफ हूँ। पर 10 साल की हो सकता है वो रख ले, और अगर 10 साल की भी उन्होंने रखी तो अपने फैसले के दिन से प्रोस्पेक्टिव मवसर पर माजी नहीं होगा। सिर्फ आपने बड़ी डिटेल रहनुमाई फरमाई। इसके लिए 5 रुकनी सी बेंच ही करेगा समाज या उससे बड़ा लार्जर बेंच बनेगा? आप क्या समझते हैं? अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट बार ने और पाकिस्तान बार काउंसिल भी गालिबा में बीच में आ रही है, इन्होंने इरादा का इजहार किया है कि ये भी फाइल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 5 रुकनी बेंच से जरा ज्यादा बड़ा बेंच मियां साहब के लिए की पिटीशन के अलावा दूसरी सब पिटीशनों को सुनने के लिए बन जाए, जिसका भी मियां साहब को फायदा होगा, क्योंकि इस किस्म की कुछ दरार पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जिसके से आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इंतहाई शाइस्तगी के साथ और इंतहाई आजिज़ी के साथ भी अगर आप अंदाजा लगाएं तो वो अंदाजा आपको ये बता सकेगा कि या वो अंदाजा लग सकता है और लोग लगा सकते हैं तकरीबन कि ये हुआ तो कौन से जज साहब कैसा फैसला देने के का ज्यादा इम्कान है किन का, और वो हुआ तो किन का इम्कान की ज्यादा है कि वो फैसला इस तरह देंगे या उस तरह देंगे। और अमूमी तौर पे ये बातें दुरुस्त निकल आती हैं, क्योंकि वकला भी कई दफा तो बेंच ही चाहते हैं कि एक बना हुआ ऐसे बेंच में लगवा लें कि जो ज्यादा रिलीफ देने वाला हो, मिसाल के तौर पे। या इत्ज़ाज़ साहब, आपके एक्सपीरियंस से थोड़ा सा एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह आपका बड़ा गहरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे कोई साल 2-3 साल से एक ही मौजू है, डील हो रही है, डील नहीं हो रही, डील हो रही है। इस मुल्क में कोई मसला नहीं है सिवाय कि डील हो रही है कि नहीं हो रही। आप इसको किसी पार्ट ऑफ प्रोपोगंडा समझते हैं कि ये वाकई कुछ हो रही है? क्योंकि आपने इस पर 1-2 जगह कमेंट मैंने सुने, आपने कहा किए हैं इस पर। तो डू यू सी समथिंग हैपनिंग बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड नवाज शरीफ के ये सारा प्रोपोगंडा है? मेरे ख्याल में तो वो बात ज्यादा लगती है
गालिब और मुमकिना कि इनका वीज़े का मसला जो है वो बड़ा क्रिटिकल हुआ है और वीज़े का मसला। और अगर आप देखें कि इन्होंने लंदन में, एक बंदा बैठा हुआ है पाकिस्तान में, वो नोटरी पब्लिक पाकिस्तान में भी जाके वो एफिडेविट नोटराइज करा सकता है, उसको लंदन खास क्यों बुलाया गया है? और लंदन में भी उस वक्त बुलाया गया जब उसका भाई पाकिस्तान में फौत हुए, 2 दिन हुए हैं, वो अमेरिका है, वो अमेरिका से बजाय लाहौर या जहाँ भी पिंडी अपने घर फौरन पहुंचने के लिए अपने भाई की अफसोस के लिए वो उसको भी छोड़ के तर्क करके वो लंदन चला जाता है और लंदन जाके वो एक एफिडेविट देता है जो कि लंदन के नोटरी पब्लिक से अटेस्ट कराता है। अब इस एफिडेविट में 2 बातें मैं कर दूं बड़ी वाज़ेह है। एक के एफिडेविट खुद सिर्फ एफिडेविट इस बात की शहादत नहीं होता जो उसमें लिखी गई हो, वो उसको प्रूव नहीं कर सकता कि एक आदमी ने एफिडेविट दे दिया कि जी एतजाज एहसन तो उस दिन वहाँ मौजूद ही नहीं था, जाए वकूआ पे, वो तो कराची बैठा हुआ था, तो वो माना जाएगा। एफिडेविट में कोई ऐसी नहीं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को देखना पड़ता है कि क्या वो सच भी है कि नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एफिडेविट पे मोहर लग जाए लाहौर से लंदन से, इसमें फर्क ये पड़ सकता है कि लंदन वाला एफिडेविट अगर आपने किसी कार्रवाई में अभी इस्तेमाल करना हो, लंदन के किसी अदालत या अफसर या होम ऑफिस के सामने पेश करना हो, तो लंदन की मोहर लगी हुई को वो ज्यादा अहमियत देंगे बजाय वो पाकिस्तान। अच्छा एतजाज साहब, मैं एक बात और माफी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ, थोड़ी सी बात मुझे बता दें कि जब आप प्राइम मिनिस्टर या वजीर के तौर पर हल्फ उठाते हैं कि मैं इस रियासत का वफादार रहूंगा और फिर आप एक और टर्म्स और कंडीशंस पे एक और इदारे की मुलाजमत कर लेते हैं जिस तरफ आपने कहा, तो क्या ये वायोलेशन नहीं है आपके हल्फ की? और हल्फ तोड़ने की क्या सजा है? हल्फ की बिल्कुल वायलेशन है, हल्फ की बिल्कुल वायलेशन है और हल्फ तोड़ने की सच कोई सजा नहीं है। बीवी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है आपकी, जिस मामले पे आपने हल्फ लिया हो, पहली तो बात यह है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, लेकिन हल्फ की तोड़ने की सजा है सच नहीं है। पर अगर हल्फ तोड़े जाने के साथ आपने उसको इस मकसद के लिए हल्फ लिया हो कि और कोई बड़ी आप गैर कानूनी बात या गैर आईनी अमल करना चाहते हैं और उसके लिए आपने गलत हल्फ ले लिया है जो कि झूठा साबित हुआ है, या बाद में आपने उस खिलाफ अपने किरदार अदा किया है, तो फिर ये जरूर है कि वो उस नए जो आपकी कॉन्डक्ट है, जो आपका जुर्म है या काबिल दस्त अंदाजी है, पुलिस आपने जो काम किया है उसको आपको जब सजा देने वक्त आए अदालत, तो वो ये भी कहे कि ये इन्होंने क्योंकि हल्फ भी तोड़ा है अपना, तो इसलिए ये भी सजा इसकी मौजूद है। हल्फ तोड़ने से हर कोई हल्फ ले रहा होता है दुनिया में, वो परजरी के एक ऑफेंस है। परजरी का ज़ाब्ता वो जो ज़ाब्ता फौजदारी और PPC पीनल कोड ऑफ पाकिस्तान उसमें है, वो तो ज्यादा इतनी नहीं है, वो परजरी की मेरा 3 साल है या 5 साल है। और परजरी की सजा है कि अगर आप गलत एविडेंस देते हैं, वहाँ भी हलफ गलत लेने की सच सजा नहीं है, पर अगर हलफ लेने गलत लेके या हलफ लेकर आप बाद में हलफ के खिलाफ चलते हैं। अच्छा तो एतजाज साहब, 2 सवाल है मेरे। एक तो ये कि जब हलफ तो टूटता है जब आप मार्शल लॉ भी लगाते हैं तो वहाँ आर्टिकल 6 इन्वोक हो जाती है, गोया यहाँ नहीं होती। एक तो ये बात फरमा दीजिएगा, और दूसरा ये कि अगर ये कल मिनी बजट पास नहीं करवा सकते तो हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? एतजाज साहब देखिए, जहाँ तक पहली आपकी बात का ताल्लुक है, वो हलफ जब टूटता है तो वो सजा आर्टिकल 6 जो है वो सिर्फ हलफ तोड़ने की वजह से नहीं लगती, वो लगती है क्योंकि आइन को आपने पामाल कर दिया या आइन को आपने
बर्खास्त कर दिया या आइन को आपने मुअत्तल कर दिया, जो परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को किया था, या ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को किया था, या इससे पहले अयूब खान ने, और फिर बाद में ज़ियाउल हक ने भी किया। ज़ियाउल हक का तो मैं बता चुका हूँ, कर चुका हूँ, पर खैर उन्होंने भी किया। तो वो आर्टिकल 6 अगर लगे इस कॉन्डक्ट पे, तो आर्टिकल 6 लगेगा इस बाबत के चार्ज ये बनेगा, जो फर्ज जुर्म बनेगी वो बनेगी कि आपने आइन को मुअत्तल किया, और आइन को आपने या मुअत्तल किया या बर्खास्त किया, मनसूख किया और उसको पामाल किया। इसका एक रेली जब आप इशारे दे रहे होंगे और सबूत उस पामाली का जब देंगे, तो उसमें सबूत में एक आ सकता है कि इसमें साबित करने के लिए ये भी है कि आपने ये हलफ उठाया था और वो हलफ उठा के आपने उस हलफ की पासदारी नहीं की। दूसरी बात आप जी दूसरी बात। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ सर। ये दूसरी बात कि अगर बजट में ये मिनी बजट पास नहीं होता तो मिनी बजट अगर पास नहीं होता तो 2 चीजें हैं। एक तो रिवायत है पार्लिमानी रिवायत ये है कि हुकूमत जो है वो अगर किसी बजटरी प्रपोजल या तहरीक पे डिफीट हो जाए तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये पार्लिमानी रिवायत है, ये कोई हमारी आइन में इस तरह लिखा हुआ नहीं है और आइनी तकाजा है, सच नहीं है, पर ये रिवायत बेहतरीन रिवायात में समझी जाती है। लेकिन अगर इसको ये लिया जाए कि ये एक मिनी बजट है और इसके बाद असल बजट में डिफीट जो होगी उस पे डिफीट को समझा जाता है कि वो तकाजे पूरे नहीं कर सकती रियासत अब इस बजट के फेलियर की वजह से किसी भी इदारे के, तो वो उस पे इस्तीफा देना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को। और यहाँ कहा जा सकता है आपकी पीपल्स पार्टी से वाबस्ती के हुए एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जरदारी साहब ने फरमाया, उनसे पूछा जा रहा है, उनसे हेल्प मांगी जा रही है कि पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है। किसको जरूरत पड़ गई है जरदारी साहब की? जरदारी साहब के जो बात उन्होंने की है उससे तो वो ही हल्के लगते हैं जिन्होंने जो मतलब है एक्टिव रहते हैं, जिनका नाम आप नहीं ले सकते हैं। इन पर मैं लिए देता हूँ कि जाने भी हो सकती है, पर अगर वो कहते हैं तो मैं समझता हूँ दुरुस्त कहते होंगे, जरूर इन्होंने अप्रोच किया। बहुत शुक्रिया, बड़ा दिलचस्प बात हो रही थी और आप हमेशा हमें एनलाइटन भी करते हैं और हमें रास्ता भी दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया साहब, बड़ी साहब। जो एक जो मैं समझता हूँ पंचिंग लाइन है वो ये है कि जब आप एक प्राइम मिनिस्टर अपेक्स आपके पास है ऑफिस और आप किसी 2 पैसे के वहाँ मुलाजमत कर रहे हैं तो फिर इससे आपका किरदार भी पता चलता है और वतन अजीज के हालात भी। जल्दी बड़ी साहब, इतलास साहब ने बड़ी उन्होंने कहा आप उससे नजायज पैसे का धंधा कर सकते हैं कामे के लिए। वो लादा है, अब कल बात करेंगे, वक्त खत्म हो गया क्योंकि नजायज पैसे को छुपाने का तरीका भी अब कामा होता है। इस पर हम बात कर चुके हैं, कल फिर करेंगे। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।